Okay, this is question number 2. The period 3 elements show the trend of physical and chemical properties across the period. Figure shows the variation in the atomic radius of ionic radius of period 3 elements from sodium to chlorine. ये ग्राफ है जिसमें जो ब्लैक जो डॉटेड है डार्क है वो एटॉमिक चेंज है और दूसरा आयोनिक रेडियस का चेंज है फॉर द पीरियड 3 एलिमेंट्स. फॉर द sake of remembrance, period 3 elements, I hope you remember sodium, magnesium, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इनकी बात हो रही है. ओके जिसमें से उसने कहा है सोडियम से लेकर क्लोरीन तक का एटॉमिक रेडियस हैज बीन शोन और उससे नीचे का उसने कहा है कि ओके एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड. एक्सप्लेन करें कि क्यों एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है. व्हाट इज दिस ट्रेंड? क्या डिक्रीज हो रहा है? हाशिम आप बताएं. Okay, across the period, you know the electrons are being added in the same shell. Therefore, the shielding effect is what? Constant. Nuclear charge क्या हो रहा होता है? Increase होता है और radius क्या होगा? Yes, radius decreases. Why? Because of more? Yes, nuclear attraction. So as I always tell you, the examiners are interested in the points, not in the stories. So you need to mention these points. कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती जाती है? बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस. यस, ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? नहीं लिख सकते हैं. आपका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. So explain why there is a large difference in ionic radius of aluminum and phosphorus. अब आ जाए ionic radius. Ionic radius अगर आप गौर से देखें, मैं atomic radius मिटा देता हूँ. ये देखें ionic radius अगर आप गौर से देखें तो ये तो डिक्रीज हो रहा है एल्यूमिनियम तक. ठीक है. फिर उसने कहा है कि एकदम फिर ये एक बड़ा राइज क्यों आया फ्रॉम एल्यूमिनियम टू फॉस्फोरस? देयर आर टू मार्क्स जी. व्हाई देयर इज बिग चेंज, a big increase in the atomic ionic radius from aluminum to this? क्या वजह है जी? नो गौर से देखें. अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, दे फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ आयन? पॉजिटिव आयंस. के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, व्हाट टाइप ऑफ आयन? नेगेटिव आयंस. तो एक तो बड़ी वजह नजर आ रही है कि एल्यूमिनियम, और आपको पता है केटाइंस जो होते हैं अपने साइज में अपने उस ओरिजिनल से छोटे होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल से बहुत बड़े होते हैं. तो एक तो ये वजह नजर आ गई कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है जी? पॉजिटिव आयंस है और फास्फोरस क्या है? नेगेटिव आयन है. पहले तो ये डिफरेंस आपको लिखना होगा. व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड फास्फोरस? लिखिए जरा. एल्यूमिनियम loses 3 electrons and forms positive ion. Phosphorus gains 3 electrons and forms what? Negative ion. So aluminum has Al3 positive has less number of shells around the nucleus. No, पहले ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाला एक पॉइंट around the nucleus. So smaller ionic radius. या अब देखें इसमें अगर आपको याद हो तो इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसका 15 है. तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 हो जाएगा.
और इसका क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा. सो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के, क्योंकि 15 थे ना, 3 उसने गेन किए तो 18 हो गए. 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 288 है, तो इसके 3 शेल्स हैं, राइट. हाउ मेनी शेल्स फॉर दिस? देयर आर 3 शेल्स, राइट. ऑन द अदर हैंड इसका क्या है, इसने 3 गेन किए हैं ना, इसके 3 शेल्स हैं, और इसके कितने हैं? देयर आर 2 शेल्स. सो आई होप यू गॉट इट. इस वजह से ये क्या है, 3 पॉजिटिव है, और ये क्या है, 3 नेगेटिव है. And this is bigger in size and this is smaller in size. So this is the difference between. Is it clear now? Okay, next. Table gives some information about some of the period 3 oxides. Row B gives the pH of the solution that forms when period 3 oxide is added to water. So, okay, oxidation number of period 3 elements. Okay, can you tell me the oxidation number of period 3 elements in this oxide? Sodium oxide से start करते हुए sodium का यहाँ क्या है? +1. Magnesium +2. Aluminum is already given. What about silicon? +4. What about the phosphorus? Phosphorus. No, गौर से देखें क्या होगा. No, प्लस देखें, अगर मैं इसको 4x लिख लेता हूँ, ऑक्सीजन -2 होता है टाइम्स 10 इज इक्वल टू 0. अब देखें क्या बनती है. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? +5. वेल डन. और व्हाट इज दिस? ये ऑक्सीडेशन सिलिकॉन ऑक्साइड 12 प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड 12. सिलिकॉन अगर मैं x लिख देता हूँ, प्लस ऑक्सीजन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2 टाइम्स 2 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा x. ठीक है. सो व्हाट इज दिस देन? सल्फर की क्या है? व्हाट इज सल्फर? सल्फर +6. Okay, pH of the solution. When sodium oxide is dissolved in water, it turns into what? You remember sodium hydroxide, जिसकी क्या pH होगी? No. What is the pH of this solution? No, pH. No, it's a strong alkali. Sodium hydroxide is a very strong alkali. जो strong alkali होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी pH जो है, आपको आवाज आ रही है मेरी? So 13-14 pH होती है, right? What about magnesium hydroxide? वीक alkali होती है, इसकी pH 8. अगर आप चाहें तो यहाँ 13 to 14 एक रेंज भी दे सकते हैं, यानी 13 to 14 में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं. ये 8 से लेकर 10 तक के बीच में होती है, कोई भी लिख सकते हैं, राइट. बट होती मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एच है. ओके जोया. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट P4 एंड व्हाट अबाउट दिस? फास्फोरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. सो इन दोनों की 1-1 होती है, लेकिन अगर आप 0 से 4 के बीच में कोई भी लिख देंगे एक्सेप्ट हो जाएगी. ओके, उसने नहीं पूछा ही नहीं है ना, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते. State why there is no data given in the row B for aluminum oxide and silicon dioxide. Why? They are water insoluble. पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते. पानी में डिसॉल्व होंगे तो एसिड या एल्कली में चेंज होंगे. Water insoluble. Write an equation for the reaction of sodium oxide with hydrochloric acid. Sodium hydroxide basic या alkaline oxide है. बेसिक या alkaline oxide जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर. Construct an equation for the reaction of aluminum oxide with what? With base to form sodium aluminate. Aluminum oxide एक amphoteric oxide है, वो बेस से भी रिएक्ट करता है, एसिड से भी रिएक्ट करता है. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बन जाएगा. सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, और उसने वैसे प्रोडक्ट बता भी दिया था. पानी में इंसॉल्युबल है, एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट करता है. ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड एल्कलीज. Group 2 nitrates decomposes on heating to form an oxide. State the trend in thermal stability of group 2 nitrates down the group. क्या होता है जी? Yes, thermal stability increases down the group. Identify the other products thermal position of group 2 nitrate. Other products क्या होते हैं?
ऑक्साइड के अलावा क्या बनता है? नो, ऑक्साइड के अलावा भी कुछ बनता है। नाइट्रोजन यस, डाइऑक्साइड नो, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और ऑक्साइड यानी जिसको NO2 बोलते हैं, और साथ में क्या बनता है? एंड ऑक्सीजन, O2। Next question number 3, बच्चों. Cycloalkane shows the similar chemical property to alkane but have a same empirical formula as alkenes. Alkenes वाला empirical formula होता है उसका. Define term empirical formula. The formula which shows the simplest ratio of atoms present in a compound. सारे लोगों को देखा था कुछ शेयर कर क्या चीज? नोट्स यार सारे किसी बच्चे से लेने पड़ेंगे. Then I'll share. नहीं आपने बात करो. Cyclopentane has 4 cyclic structural isomers. One of these isomer is C, shown in figure 3.1. Okay. Complete 311 shows the other cyclic structural isomers for C5H10. C5H10 के और structural isomers आपको दिखाने होंगे बच्चों. Yes, अगर मैं एक 4 कार्बन ले लूं और एक ब्रांच में कर दूं, ऐसा भी हो सकता है. और ये जो 3 है, जो 2 अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं, अगर हम इनको एक ही कार्बन पे भी लगा सकते हैं. राइट, सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइक दिस. साइक्लोपेंटेन, बस इसके 5 कार्बन पूरे. स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनता है? जैसे इसका फार्मूला है ना C5H10, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहना चाहिए, स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए. ये 5 कार्बन है एक साइक्लिक में, इसे साइक्लोपेंटेन कह रहे हैं इसको. तो बस मैंने क्या किया, 4 साइकिल में लगाए, एक ब्रांच में लगा दिया. 3 साइकिल में लगाए, 2 ब्रांच में लगा दिए, और एक तो उसने अलग बनाया हुआ था, और जो दोनों ब्रांच थी वो एक ही कार्बन पे लगा दी. दैट्स द डिफरेंस. ओके, बाकी उसने बनाए हुए थे, आइडिया दिया हुआ था हमें. Cyclopentane reacts with the chlorine in the presence of ultraviolet light to form C5H9Cl. The reaction is initiated by the bond fission of Cl. To state the type of bond fission shown by initiation step. कौन सी होती है? Yes. So जब भी 2 क्लोरीन एटम्स के बीच यूं बॉन्ड बनता है तो कौन सी फिशन होगी? This will be homolytic fission. Homolytic fission. Complete the equations to show the 2 propagation steps that follow the initiation step. जब initiation हो जाता है तो आपको पता है one of the free radical, ये जब क्लोरीन इनिशिएट हो जाएगा 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे. ऊपर देखे मैंने लिख दिया है इसकी इक्वेशन. जब ये इनिशिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे? 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे. राइट, एंड वन ऑफ दोस फ्री रेडिकल्स विल गो एंड अटैक Cl एल्केन, ये, और उससे क्या ले लेगा? हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा? HCl. और ये बाकी बन जाएगा C5H9 free radical. Then C5H9 free radical will react with another molecule of Cl2, right, and takes the chlorine to become C5H9Cl plus Cl free radical. ये प्रोपगेशन के 2 स्टेप्स हैं. अगर आपको याद हो तो पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल जाता है और हाइड्रोजन ले लेता है, और दूसरे स्टेप में कार्बन फ्री रेडिकल जाता है और Cl ले लेता है. Right, so this is how the 1 hydrogen is replaced by 1 chlorine or substituted by 1 chlorine. Right, so इस रिएक्शन को हम किसी भी तरीके से, अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह किया था कि ये Cl फ्री रेडिकल जाएगा, H ले लेगा, क्या बन जाएगा? HCl, और इसे क्या बना देगा? CH3 फ्री रेडिकल. And then this CH3 radical plus Cl2 gives us what? CH3Cl plus Cl free radical. So कोई भी हो, आपको पता है how the steps carry on. Okay, so give the name for this step in this reaction. Yes, जब भी 2 फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बनता है, जैसे इसमें हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेशन. 2 फ्री रेडिकल का मिलना इज टर्मिनेशन. When 2 radicals combine, it gives you the process of termination. Okay, next.
The figure shows a cyclic reaction involving cyclopentene and C5H9Cl, right? ये बच्चों ये वाला साइक्लोपेंटेन है, ये वाला साइक्लोपेंटीन है, और साथ में C5H9Cl. Identify the suitable reagent for the reaction 3. Reaction 3 में देखो बच्चे क्या हो रहा है. Reaction 3 में जो डबल बॉन्ड था ये वाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? सिंगल बॉन्ड में. और उन दोनों कार्बन में से एक पे क्या आ गया? Cl, और दूसरे पे क्या आ गया होगा? H, जो हमें नजर नहीं आ रहा. तो किससे रिएक्ट कराया होगा हमने इसको? HCl से. सो एल्कीन्स रिएक्ट विद HCl, जिसमें एक पे H आ गया जो हमने दिखाया नहीं हुआ वो देखें, और दूसरे पे क्या आ गया? Cl आ गया. सो HCl से रिएक्शन हुआ इसका. ओके, can I use the data figure 3.2 and the table 3.1 to calculate the enthalpy change of the reaction 2? रिएक्शन 2 की इंथैल्पी चेंज जो कि डेल्टा H2 है वो आपने कैलकुलेट करनी है बच्चों. आपको ये 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज ट्राई. ये डेल्टा H आपको निकालनी है बच्चों. ओके, डेल्टा H2 यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा H2 कि जब साइक्लोपेंटेन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है. ओके, ये डेटा गिवन है और ऊपर टेबल भी गिवन है. प्लीज गिव इट अ शॉट. इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन गिवन है -3292. combustion of cyclopentane is already given. Okay, -3292. और दूसरा जो गिवन है वैल्यू वो है combustion of -31, ये -3115. ओके, दोनों के कंबस्शन का डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है, राइट? और आपको बताना है, और इसकी हाइड्रोजन की कंबस्शन भी गिवन है. H2 plus O2 gives us H2O, right? और इसकी वैल्यू है -286, right? तो बचाएं क्या बनेगा बच्चों? गिव इट अ शॉट. 2 मिनट दे रहा हूं. इसकी डेल्टा H2 निकालनी है. डेल्टा H2 यानी इस रिएक्शन की डेल्टा H निकालनी है बच्चों. इसकी -6121 कैसे निकालना वो भी बताइए. Reactions 3 and 1 को माइनस के साथ doesn't add, that being -3292 -3115, which no. रिएक्शन 3 की डेल्टा H दी हुई है, -53 है. तो आप लोग भी ट्राई करें, इफ यू कैन डू इट. जोया, कैन यू डू इट? सारा पेपर सर कल नहीं हुआ Try था करें मेरे से, बट अभी मैं ट्राई कर रही हूँ. सॉरी, कल नहीं हुआ था मेरे से, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रही हूँ. जी ट्राई करें. Anyone else? ये -286 है, ये -3115 है. ये दोनों कंबस्शंस हैं बच्चों. दे आर द कंबस्शंस. दे आर द कंबस्शन की वैल्यूज. अगर आप चाहें तो मैं इसकी इक्वेशन को थोड़ा हिंट दे देता हूं. ये यूं है, C5H10 ये वाली चीज है, साइक्लोपेंटेन. ओके, दिस इज फॉर्म्ड, ये देखें, C5H8 plus H2 gives us C5H10. ये C5H8 है बच्चों, और ये C5H10 है. थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने. अब इसकी कंबस्शन की वैल्यू भी है, इसकी कंबस्शन की वैल्यू भी है, और हाइड्रोजन की कंबस्शन की वैल्यू भी है.
तो इस रिएक्शन की डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो रिएक्शन है बच्चों, ये सर प्लस 56 आ रहा है। जी मेरा ख्याल है यही आएगा, आई बिलीव। हाँ ठीक है, मेरे देखें पहले इसकी कंबस्शन की वैल्यू, इसकी डेल्टा एच निकाल लेते हैं। कंबस्शन ऑफ C5H8 कितनी है बच्चों? C5H8 -3115। कंबस्शन में ये रिएक्टेंट होता है, यहाँ भी रिएक्टेंट है, प्लस -286 यहाँ भी रिएक्टेंट है और कंबस्शन में भी रिएक्टेंट होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट है और वैसे कंबस्शन में साइक्लोपेंटेन जो होता है वो रिएक्टेंट होता तो है, प्लस ऐसे ही है ना। जब तीनों कंबस्ट हो रहे हैं तो प्लस क्या लिख दूं, +3292। सबको ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा? करें जरा, जोया क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर है, जरा चेक करें इसको। -109 आ जाएगा मेरा, है ना। जब कोई चीज कंबस्ट होती है तो वो रिएक्टेंट होती है। असूल ये है कि जब भी कोई चीज, ये टारगेट इक्वेशन है ना हमारी, ये इस टारगेट इक्वेशन में ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो जब कोई चीज कंबस्ट हो रही होती है तो वो रिएक्टेंट में होती है, तो यहाँ भी ये दोनों रिएक्टेंट है। लेकिन C5H10 यहाँ क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन अगर इमेजिन करो ये कंबस्ट हो रहा हो तो कहाँ होगा? रिएक्टेंट में होगा, इसलिए उसका साइन बदल दो। ओके, अब ये आपके पास इसकी डेल्टा एच आ गई है, कितनी आई है? -109। तो अब आसान हो गया काम, ये -109 है, ये प्लस ये -53 है। यस, तो आप कह रहे हैं जी आपके पास ये वैल्यू है कि आपको इधर से इधर जाना है, यूं जाना है बच्चों। तो -109 को क्या कर दूं? +109। तो +109 प्लस -53, सो डेल्टा एच विल बी, इसको रिवर्स किया ना तो यूं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +109। ओके, तो 109 प्लस -53, अब दोनों को ऐड करो, कितना आता है बच्चों? कैलकुलेटर से चेक करें। यस, +56। ये समझ नहीं आ रहा जी ये समझ नहीं आ रहा क्या देखो, मैं इसको अलग से आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के। यहां था C5H10, यहां था C5H8, यहां था C5H9Cl, इधर से इधर एक एरो लगा हुआ था, ठीक है, एक एरो इधर से इधर था और एक एरो इधर से इधर था। मैं देख लूं, दोबारा कंफर्म कर लूं, यही थे 3 एरोस। इसको उसने कहा कि ये रिएक्शन 1 है, ओके, इसको उसने कहा ये रिएक्शन 2 है और इसको उसने कहा ये रिएक्शन 3 है। ओके, इसकी वैल्यू उसने दे दी -53, इसकी वैल्यू उसने कहा हमें फाइंड करनी है। अब पहले क्वेश्चन समझे, ये वैल्यू उसने कहा आपने फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब पहले क्वेश्चन समझ गए आप? ओके, अब पहले तो आपको कोई कहे कि अच्छा ये वाली वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसको उसने कहा ये डेल्टा H3 है, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है, यानी ये डेल्टा H3 है, ये डेल्टा H1 है और ये डेल्टा H2 है। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी? ये वाली डेल्टा H2, ठीक है, तो आप इस रास्ते से जाके फाइंड कर सकते हैं ना, कि आपके पास यहां से यहां की वैल्यू होनी चाहिए और फिर यहां से यहां की वैल्यू होनी चाहिए। यहां से यहां की तो है -53, कौन सी नहीं है मेरे पास? यानी अगर मैं इस रास्ते से चलूं यहां से और इस एंड पे जाऊं इस रास्ते से, ऐसे कहा ना पाथ ऑल्टरनेट कर लो, तो मेरे पास 1 की वैल्यू नहीं है, डेल्टा H1 नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, लेकिन अगली तो है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगी ना डेल्टा H2, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि डेल्टा H2 इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ, यानी माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3, ये है कॉन्सेप्ट। अब यहां तक बात समझ आ गई कि अगर 2 निकालनी है तो ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट C है, ये आपका पॉइंट B है, तो A to B होनी चाहिए और B to C होनी चाहिए, उनको ऐड करेंगे तो A to C आ जाएगी।
समझ आई ये बात या नहीं? कि इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है तो घूम के जाएंगे तो एंथैल्पी चेंज तो वही रहेगी। तो ये 2 स्टेप्स की होनी चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये तो है मेरे पास -53, कौन सी नहीं है? यस, तो पहले मुझे वो निकालनी है। ओके, पहले वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालनी होगी? उसमें इसकी कंबस्शन भी गिवन है, इसकी कंबस्शन भी गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन बनानी होगी पूरी, ये वाली A to B ये इक्वेशन बनती है कि C5H8 को जब आप H2 से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है C5H10। यही इक्वेशन A to B वाली मैंने यहां लिख दी है। ये टारगेट इक्वेशन है जिसकी डेल्टा एच अभी मुझे फाइंड करनी है। अब आपको ये तो याद होगा, मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर कंबस्शन की वैल्यूज गिवन हो तीनों की, तो जो रिएक्टेंट साइड पे उनकी वैल्यूज एज इट इज ऐड कर देंगे और जो प्रोडक्ट साइड पे उसकी रिवर्स कर देंगे। तो तीनों की कंबस्शन की वैल्यूज हैं मेरे पास। ये वैल्यू है कंबस्शन ऑफ दिस -3115 प्लस -286 प्लस इसका साइन रिवर्स करना है। तो इसकी कंबस्शन देखो -329 है प्लस 3292 कर दी मैंने, और इन सबको ऐड कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया और आंसर आ गया -109। मिल गई है मुझे यहां से यहां, यानी ये वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा था वो कितनी हो गई है? -109। अब -109 भी है और ये सॉरी, ये वाली -109 हो गई। तो अगर ये -109 है ऊपर जाने की, तो नीचे आने की वैल्यू क्या हो जाएगी? +109। तो आ गई, A to B भी आ गई, तो वो यहाँ डाल देते हैं। तो आप कहते हैं फिर ये तो -109 प्लस -53, तो इन अदर वर्ड +109 -53 इज इक्वल टू +56। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब आपको बात समझ आ गई? सो दिस इज हाउ। क्लियर है बच्चों? जो लोग जूम पे हैं, जोया? जी। ओके नेक्स्ट। आपको भी क्लियर है मुस्तफा? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। Cyclopentane reacts with hot concentrated acidified KMnO4 to form a W. This one, draw the structure of W. ये देखो बच्चों, ये साइक्लोपेंटीन है। कहता है इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट कराना है। अगर आप इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट कराओगे, तो आपको याद है एल्कीन को जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट कराते हो तो उसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। यहां से मॉलिक्यूल यूं कट जाएगा, और जब मॉलिक्यूल यहां से कटेगा, ये क्या है? CH है, ये क्या है? CH है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? CH जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं बच्चों? CH क्या बन जाते हैं? नो, COOH। यानी ये भी COOH बन जाएगा, बाकी सारा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, और ये भी COOH बन जाएगा। बेशक इस तरह लिख लो या सीधा करके लिख दो। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन होगी जिसमें पहला कार्बन भी COOH होगा और आखिरी भी COOH होगा। तो आप कहते हैं जी ये COOH हो गया, बीच में ये CH2 2 3 4 और ये 5, ये भी COOH हो गया। सर स्केलेटल ही बनाना जरूरी नहीं है, आप दूसरा भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर उसने कहा है किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं आप। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ W इज शोन इन द फिगर 3.3। ये W का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, यही W है बच्चों। ओके, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, इट्स रिलेटेड टू द बॉन्ड्स। ठीक है, जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन देते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, वो कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इसका गिवन है। Identify two absorptions in the infrared spectrum of W that would not be present if the infrared spectrum of cyclopentene would have been there. अगर cyclopentene होता, इसी के साथ अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, दिस इज लेट्स से cyclopentene, ये वाला, तो आप कहते हैं कौन सी दो ऐसी पीक्स थी which would have not been present if infrared spectrum of W that would not be present in the infrared spectrum of cyclopentene. कौन से दो बॉन्ड्स हैं जो इसमें हैं और साइक्लोपेंटीन में नहीं है? तो क्लियर कट नजर आ रहे हैं कौन से दो बॉन्ड्स हैं जो इसमें है और उसमें नहीं है। एक जो 1500 की नहीं, पहले बॉन्ड्स देखो, वैल्यू बाद में देखते हैं, पहले बॉन्ड्स देखो।
और यस, आप कह रहे हैं ये दोनों बॉन्ड्स इसमें हैं, इसमें नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि इन द टू absorptions in the infrared spectrum of W that would not be present in this. Okay, तो कौन से दो हैं? अब आ जाते हैं इनकी वैल्यूज के ऊपर। पहले तो उसने बॉन्ड्स पूछे हैं, पहले बॉन्ड्स बताने हैं। कौन से दो बॉन्ड्स हैं? एक OH और एक C डबल बॉन्ड। तो क्या बता नहीं, इन दोनों में बॉन्ड्स देखो ना, कौन से दो बॉन्ड्स हैं जो इसमें है और इसमें नहीं है? क्या पता चला सर इसमें? कौन से बॉन्ड्स जी बच्चे? वो दोनों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, कौन से बॉन्ड इसमें है और उसमें नहीं है? वो है और सी डबल बॉन्ड हो तो सी डबल बॉन्ड हो। यही बताना था। क्वेश्चन पढ़े ना गौर से, क्या कह रहा है वो? रीड द क्वेश्चन। यही दो बॉन्ड्स है ना, राइट? One or two on the figure 3.3 against each of these two absorptions, and compare the table 3.2 to show which bond is responsible for each absorption that you have identified in figure 3.3. Figure 3.3 में कौन से ऐसे bonds हैं जो वो present है? अब आप डेटा बुकलेट में आ जाएं। OH भी कहाँ देता है? कार्बोक्सिलिक का OH 2500 से 3000 के बीच में, और C डबल बॉन्ड O कहाँ देता है? C डबल बॉन्ड O कहाँ देता है? 300 to 1690 जी सारे जी, ये वाला बीच में जो कार्बोक्सिल वाला है वो बताना है। 617 से 1740। तो आप कह रहे हैं एक ये वाला है जो ये देखो 1700 पे दे रहा है ऑलमोस्ट, और एक ये वाला है जो 3000 पे दे रहा है ऑलमोस्ट, राइट? तो आप ये दोनों वैल्यूज लिख सकते हैं, राइट? सो 1720 एंड 3000। कैसे तो उन्होंने वैल्यूज नहीं पूछे जी ओके, नहीं पूछी है वैल्यू जी, राइट? One or two figure 3.3 against each of these two absorptions. Okay, and complete the table 3.2. Okay, now come to the question number 4 बच्चों। come to the question number 4 please। question 3 clear है जो है आप लोगों को? जी सर। Okay, वो कह रहे हैं identify the type of reaction that occurs in the reaction 1। type of the reaction that occurs in reaction 1? Reduction. Yes, क्योंकि carboxylic acid is changing into this is called reduction। और दूसरा suggest a suitable reagent for the reaction। carboxylic acid जब उसमें change होता है उसे reduction कहते हैं ना, carboxylic acid turning into alcohol। reduction। दूसरा suggest a suitable reagent for the reaction 2। reaction 2 में कौन किस में चेंज हो रहा है? OHCl में चेंज हो रहा है। अल्कोहल का कौन सा रिएक्शन है जिसमें वो रिएक्ट करता है? जी जोया? PCl5, PCl3 और SOCl2 और KCl with H2SO4, NaCl with H2SO4, कोई भी लिख सकते हैं। reaction 3 is an elimination reaction। reaction 3 is an write an equation for the reaction, identify the solvent and conditions used। क्या रिएक्शन होगा? आप और से देखें, ये हेलो एल्केन की एलिमिनेशन है। C2H5CH2Cl को अगर आपको याद हो तो NaOH से रिएक्ट कराते थे या KOH से रिएक्ट कराते थे अल्कोहलिक से, तो क्या बन जाएगा? what is the product that is formed? C3H6 water An and alkene NaCl plus H2O plus and NaCl NaCl। well done। solvent and conditions क्या हैं? ethanol and heat under reflux। yes, must be dissolved in ethanol and HUR, heat under reflux, right? next, C2H4 can be converted into C3H6। ये देखो बच्चों, अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक एल्कीन में। ओके, suggest the reagent condition for this conversion। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन हो रही है, याद है किसी को क्या यूज होता है? H2SO4 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट और concentrated H2SO4 and heat। ओके, वो कह रहे हैं under the suitable condition propene polymerizes to form polypropene। polypropene exists as a exhibits the stereoisomerism। identify type of polymerization that forms the addition polypropene from propene। polymerization।
Yes, well done. This is addition polymerization. Define stereoisomerism. What is the stereoisomerism? Molecules or compounds having same molecular and structural formula. Molecular और structural दोनों क्या होते हैं? Same, but क्या different होता है? Same molecular and structural formula, but the different orientation is same. Spatial arrangement different होता है, but different or orientation in space is different. Draw a section of the polypropylene showing 2 repeat units. 2 repeat units के साथ बस ये आखिरी part है. Use your diagram to identify the type of stereoisomer to show the polypropylene. Okay, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी जैसे ये polypropylene है, ये प्रोपीन है, अगर आप इसकी पोलीमराइजेशन करना चाहते हैं, या तो आपने तो सिर्फ वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको इन 2 कार्बन को लिखना है जिन पे डबल बॉन्ड है. H है और ऊपर H, और इस CH3 को यहां में नीचे ले गया, ये CH3, और बस पे डबल बॉन्ड खत्म कर देना होता है. जस्ट रिमूव द डबल बॉन्ड, मेक इट अ सिंगल, और इसी को 2 दफा लिखते हैं. सो लेट्स राइट इट फॉर 2 टाइम्स, क्योंकि उसने कहा था 2 दिखा दें. ये okay, so this is the section of the polymer, and what type of polymerization they show? What type? Use diagram to identify the stereoisomer shown by this. Draw the section of 2 repeat units. State 2 क्या होता है, कौन सी पॉलीमर? अब इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन ऐसा है जो कायरल कार्बन है, तो आप कहते हैं इट कंटेन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं उसके साथ. देखें नो, डिफरेंट ग्रुप्स है ना, यानी इधर वाला डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है, इधर वाला डिफरेंट है, राइट? सो इट कंटेन्स कायरल कार्बन. सो इसमें क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कंटेन्स कायरल कार्बन, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा. State 2 different problems associated with the disposable of this. ये क्या होता है? Non-biodegradable and harmful products. Non-biodegradable होता है और burns to produce the toxic gases. Use the different conditions. Burn to produce the toxic gases. Use the different conditions. Under different conditions, 2 molecules of propene can combine to form a compound X and Y. Name the X. X का नाम क्या होगा बच्चों? 1, 2, 3, 4. 2,3-dimethyl but1-ene. Good. 2,3-dimethyl but1-ene. Okay, next. What next? कहता है identify which XY gives this mass spectrum. The figure shows the mass spectrum of either X or compound Y. Compound X या compound Y के बीच distinguish करना होगा. Okay, अभी time हो गया, so we have to stop it here. We'll continue. This is थोड़ी explanation है, mass spectrum सारा पढ़ाना है, so इसलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ because of the time. Okay, so we'll continue this from here in the next class. Yes, no, Y का message आपका group पे. I don't know अभी